हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्वार्टर टू का रिजल्ट तो आ चुकी है, लेकिन अभी हम लोग डिस्कस ये करने वाले हैं कि क्वार्टर टू के रिजल्ट के बेसिस पे जो है अभी स्टॉक का जो है फंडामेंटल क्या है। ठीक है, आने वाले समय में ये स्टॉक किस तरह का परफॉर्मेंस देने वाली है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो एचडीएफसी बैंक को, तो ये आप इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो सबको समझ में आ जाएगा कि फंडामेंटल आने वाले समय में क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अभी जो प्राइस चल रही है एचडीएफसी बैंक का, वो आपके लिए सस्ता है या फिर महंगा है। ठीक है, तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा, आपको सारा कुछ जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। किसी भी तरह के स्टॉक के लिए बाइंग या फिर सेलिंग की सलाह नहीं दी जाती है, जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले समझते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के बारे में तो ऑलमोस्ट सब लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि ये जो है बैंक वो प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है। उसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई है, और ये इंडियन बैंक के अंदर आता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल चीजें हैं जो कि जानना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा जो है इसके डाटा पर फोकस करेंगे, जिससे कि हम लोग को आइडिया मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे कि एचडीएफसी बैंक यहाँ पर शो कर रहा है, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट कैप की। कंपनी का मार्केट कैप आप यहाँ पर देख पाओगे 15,18,000, यहाँ पर 141 करोड़ का मार्केट कैप है। इट मीन्स कंपनी का जो ओवरऑल वैल्यू है वो कितना है, वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आपको सपोज कंपनी को खरीदनी है तो कितने पैसे की जरूरत होगी, वो यहाँ पर आपको मार्केट कैप बताती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हो करंट प्राइस की। करंट प्राइस मतलब कितना प्राइस चल रहा है अभी मार्केट के अंदर, इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 987 का यहाँ पर मार्केट का करंट प्राइस चल रहा है इस स्टॉक का। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं आता है कि करंट प्राइस कितना है स्टॉक का। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो स्टॉक है अभी जो मिल रहा है वो सस्ता है या फिर महंगा है, उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस कंपनी की हाई एंड लो की। तो देख सकते हो कंपनी जो है कितना हाई लगाई है, कितना लो लगाई है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। हाई की बात करें यहाँ पर 1020 का हाई लगा चुकी है ये कंपनी। ठीक है, लो की बात करें तो यहाँ पर 812 का लो ये जो कंपनी है वो लगा चुकी है। वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा अभी कहाँ कहाँ पर लगाई है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना तो आपका फंडामेंटल एनालिसिस हो ही नहीं सकता। ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग स्टॉक की पी की। अब ये स्टॉक की पी क्या होता है? पी मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब यहाँ पर एक रेशियो होता है जिससे हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि जो प्राइस होती है उसमें किस तरह का अर्निंग कर रही है कंपनी। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम लोग किस तरह से एनालिसिस करेंगे, और हम लोग को कैसे पता चलेगा कि जो प्राइस हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो हमारे लिए सही है या फिर नहीं है। ठीक है, कितनी का पी रेशियो रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक मोटा मोटी आइडियाज दे देता हूँ। देखो, पी जो रहना चाहिए वो 1 से लेकर अगर 20 तक रहा तो कंपनी जो है एक अच्छा माना जाता है ना। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये इसमें इंडस्ट्री वाइज भी यहाँ पर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं मान लेना है कि 1 से लेकर 20 रहा तो ये अच्छा ही होगा। ठीक है, आंख मूंद करके जो है इसके अंदर जो है लगा देंगे पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझना होगा, लेकिन इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा। देखो, जो भी सेक्टर का आप एनालिसिस कर रहे हैं, सपोज अगर आप मान के चलो बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपका इंडस्ट्री पी देखना पड़ेगा। ठीक है, इंडस्ट्री पी कैसे देखना है आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको इंडस्ट्री पी देखने को मिल रहा है। अब ये इंडस्ट्री पी मतलब भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, सारा बैंक का एवरेज पी देखा जाता है, और जो भी एवरेज पी रहता है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको शो करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो इंडस्ट्री का पी यानी बैंकिंग सेक्टर का जो पी है वो 14 का देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको 21 का पी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूंगा 1 से लेकर 20 तक रहा तो अच्छा ही माना जाता है, इसको बुरा नहीं कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर 20 और 21 का कुछ ज्यादा खास अंतर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री पी को हमारे स्टॉक की पी से। तो यहाँ पर देख सकते हो इंडस्ट्री पी 14.5, यहाँ पर आपको स्टॉक की पी 21 का देखने को मिल रहा है। देखो, मोटा मोटी पी होता क्या है कि अगर आपको इस कंपनी से 1 रुपए की कमाई करनी है तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, यानी 1 रुपए की कमाई करने के लिए आपको 21 रुपए देना पड़ेगा इस कंपनी को। ठीक है, तब जाकर आप 1 रुपए की कमाई कर पाओगे। ठीक है, सपोज अगर यहाँ पर पी जो है 50 का रहता, तो अगर आपको 1 रुपए की कमाई करनी है इस कंपनी के अंदर तो आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल पी होती है जो कि जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग बुक वैल्यू की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कहाँ पर यूज किया जाता है इसको समझ लीजिए। बुक वैल्यू का मेनली जो यूज किया जाता है वो इस केस के अंदर किया जाता है, सपोज अगर आज के डेट में ये कंपनी बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये जो कंपनी बंद हो जाती है, आपको पर शेयर ये कंपनी कितना देने वाली है। अगर आपने 1000 शेयर लेके रखा हुआ है और आज के दिन ही कंपनी बंद हो जाती है, तो आपको जो है आप तो यही सोचेंगे कि हमारा जो शेयर है वो पैसा है वो डूब चुका है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। बुक वैल्यू आपको ये बताती है कि आपको पर शेयर के हिसाब से कितना जो है पैसा आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकेस के अंदर आप यहाँ पर 351 का जो है यहाँ पर आपको बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है, यानी 1 शेयर के अंदर आपको 351 रुपए का जो है वो आपको मिलेगा इनकेस कंपनी बंद हो जाती है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम
लोग डिविडेंड की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड हम लोग उसे कहते हैं जब कोई कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो प्रॉफिट का हिस्सा जो है अपने शेयर होल्डर के साथ बांटती है, ठीक है। कुछ भी प्रॉफिट का हिस्सा है जो भी बांटती है, यहाँ पर इन केस के अंदर आप देख सकते हो 1.11% का जो है वो यहाँ पर दे रही है, ठीक है, कंपनी डिविडेंड। अब डिविडेंड तो समझ लो एक तरह का, समझ लो एक अवार्ड होता है जो भी होता है, जैसे कंपनी कमाई कर रही है तो वो कमाई का कुछ हिस्सा जो अपने शेयर होल्डर को भी देती है, तो वही होता है डिविडेंड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1.11% का डिविडेंड दे रही है, ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो डिविडेंड देती है वो किस पर देती है, करेंट प्राइस पर दे रही है या फिर अदर प्राइस पे दे रही है, ठीक है, उसको भी समझेंगे हम लोग अभी यहाँ पर थोड़ा सा। तो अभी हम लोग जो है थोड़ा बात कर लेते हैं आरओसी यानी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की और आरओई के बारे में। देखो ये जो दोनों है वो दोनों जो है रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब ये दोनों में अच्छा कौन है और कौन सा जो है किसके लिए हम लोग, हमारे लिए क्या देखना चाहिए, तो हम लोग को क्या देखना चाहिए, देखो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आपको जो है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए, सपोज कंपनी का जितना भी खर्चा होता है, चाहे वो लोन लेकर हो या फिर कहीं से भी अरेंज किया हो, ठीक है, टोटल पर जो कैलकुलेट किया जाता है वो आरओसी कहलाता है, ठीक है। लेकिन आरओई जो होता है वो मान के चलो जैसे कि लोन लेता है, ठीक है, अगर कंपनी को कोई अदर पैसों की जरूरत है तो वो पैसा यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आरओई यहाँ पर ये आता है, ठीक है। तो आपको इसको देखना है कि आपको आरओसी कितना आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको आरओसी अच्छा मिल रहा है तो आप इसके अंदर जा सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फेस वैल्यू की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फेस वैल्यू कौन डिसाइड करता है, फेस वैल्यू डिसाइड करता है जब कंपनी लिस्ट पहली बार हो रही है, और प्रमोटर इसका डिसाइड करता है। मेनली फेस वैल्यू 1 रुपए से लेकर 10 रुपया होता है, क्योंकि कैलकुलेट करने में आसानी होती है, इसीलिए यहाँ पर आप देख पाओगे फेस वैल्यू आपको 1 रुपया देखने को मिल रहा है। अब ये फेस वैल्यू जो है वो क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो फेस वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है ना, अब ये जो फेस वैल्यू है उसका यूज कंपनी कहाँ पर करती है, फेस वैल्यू का यूज जो है डिविडेंड देने के लिए करती है, ठीक है। अगर कंपनी जितना भी डिविडेंड दे रही है वो अनाउंस कर रही है, तो वो आपको फेस वैल्यू पर अनाउंस कर रही है, ना कि आपको करेंट प्राइस पर, इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्री पी के, तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ से नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट देखने को मिल रहा है, जो कि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्स पे यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये मैक्स का डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। तो कंपनी जो है पहली बार लिस्टिंग जो हुई थी वो कितने रुपए में हुई थी, देख सकते हो यहाँ पर 27 रुपये 33 पैसे पर जो कंपनी पहली बार लिस्ट हुई है। बात करें अभी के करेंट प्राइस की, तो यहाँ पर आपको करेंट प्राइस शो हो रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे, यहाँ पर आपको करेंट प्राइस शो हो रहा है 900 समथिंग का, यहाँ पर आपको करेंट प्राइस देखने को मिला है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर क्या समझ में आता है, समझ में ये आता है कि मार्केट जो है वो हमेशा जो है वो अप ट्रेंड के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह का मार्केट आपको यहाँ पर देखने को मिला है। आने वाले समय में भी आपको जो है अप ट्रेंड ही देखने को मिलेगा, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस कंपनी के जो है 10 ईयर्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही हम लोग 10 ईयर पे क्लिक करते हैं तो 10 ईयर का भी जहाँ पर आपको जो है ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट जो है धीरे धीरे जो करके प्राइस जो है वो बढ़ती हुई जो है मार्केट यहाँ तक आपको यहाँ पर 1002 तक जो है मार्केट आ चुकी है लास्ट 10 साल के अंदर, ठीक है। वही बात कर लेते हैं 5 साल की, तो 5 साल के अंदर भी आपको जो है थोड़ा मार्केट आपको ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ ही देखने को मिल रही है। 3 ईयर की बात करें तो 3 ईयर में भी आपको थोड़ा सा मार्केट अप ट्रेंड ही देखने को मिल रही है, ठीक है। और 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में भी आपको जो है वो अप ट्रेंड देखने को मिला है। बात करें 6 मंथ की, तो 6 मंथ में आपको थोड़ा मार्केट जो है न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। कुछ समय में जो है कंपनी जो है वो हाई भी लगाई है, कुछ समय में जो है कंपनी जो है लो भी लगाई है। तो आप देख सकते हो कंपनी जो है वो न्यूट्रल है, यानी कि कंसोलिडेशन फेज के अंदर है मार्केट, ना ही ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा कि प्रोज एंड कॉन्स। जहां पर अच्छाई, जहां पर कंपनी की अच्छाई होती है वहां पर कंपनी की बुराई भी होती है, तो आपको समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी जो है वो अच्छा प्रॉफिट कर रही है, 21% की CAGR के से जो है लास्ट 5 साल के अंदर जो है अच्छा प्रॉफिट आपको ये कंपनी देखने को मिल रही है, यानी ये जो है अच्छाई है कंपनी की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपनी की अच्छाई की, तो वो जो है वो अच्छा जो है डिविडेंड पे आउट कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो 23.3% का जो है डिविडेंड पे आउट कर रही है और इसको मेंटेन करके चल रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपनी की मीडियम सेल्स ग्रोथ की, तो कंपनी जो है एक मीडियम सेल्स ग्रोथ के रेंज में काम कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हो 16.4% का जो है या लास्ट 10 साल के अंदर जो है वो सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है, यानी कि इसको कह सकते हो एक मीडियम सेल्स ग्रोथ आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्स के बारे में, ठीक है। तो कौन क्या क्या है कंपनी का वो समझ लीजिए। यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक जो है ट्रेडिंग के समय में 2.81 टाइम जो है वो बुक वैल्यू के अंदर आया है, ठीक है। कर लेते हैं कंपनी के पास जो है वो लो इंटरेस्ट एवरेज रेशियो है, ठीक है। यहाँ पर ये भी आपको एक यहाँ पर ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है, का यहाँ पर जो है वो लाइबिलिटीज है। अर्निंग की बात करें तो जो कंपनी है वो अदर तरीके से जो है वो
1 लाख समथिंग का जो अर्निंग है वो कर लेती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है इसको ड्रॉबैक तो नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रोस के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर का जो मेन काम होता है, उससे अगर वो इतना जनरेट कर पा रही, तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकती है। लेकिन वो अदर इनकम सोर्स से जो है इतना करोड़ जनरेट कर रही है, तो ये थोड़ा-सा यहाँ पर ड्रॉबैक आपको देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, थोड़ा-सा हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है बात करेंगे पेयर टू पेयर कंपैरिजन की, यानी कि इस कंपनी के हिसाब से कौन-कौन सी कंपनी है लिस्ट के अंदर, वो यहाँ पर हमें शो में हो पे आ रहा है। देख सकते हो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में से पहले नंबर पर एचडीएफसी बैंक ही आता है, दूसरे नंबर पर बात करें आईसीआईसी बैंक, तीसरे पर कोटक महिंद्रा, ठीक है, चौथे पर एक्सिस बैंक, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का यहाँ पर आपको जो है वो शो हो रही है। सीपीएम की बात करें करंट प्राइस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का जो है सीपीएम आपको 987 का देखने को मिल रहा है, आईसीआईसी का 1345 का देखने को मिल रहा है। वहीं कोटक महिंद्रा का आप देख सकते हो 2100 यहाँ पर ₹2 का यहाँ पर जो है सीपीएम देखने को मिल रहा है। पी यहाँ पर जो है ओवरऑल आपको यहाँ पर 20 का देखने को मिल रहा है, या वहां पर आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। ओवरऑल पी जो है वो एचडीएफसी का वो 20 का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आईसीआईसी की बात करें तो 18 का पी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कोटक महिंद्रा का भी थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हो 22 का देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है पी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एवरेज पी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ना कुछ ज्यादा है ना कुछ कम है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप मान सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मार्केट कैप की, तो यहाँ पर 15 लाख का मार्केट कैप है, यहाँ पर 9 लाख का मार्केट कैप है, यहाँ पर 4 लाख का मार्केट कैप है। तो इस तरह का आपको जो है वो मार्केट कैप देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ा जो मार्केट कैप है वो आपको आईडिया, तो आपको एचडीएफसी के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी आपको जो है 1.11% का डिविडेंड देती है। इसमें आपको जो है आईसीआईसी के अंदर 0.82% का देखने को मिलेगा, इसमें आपको जो है 0.12% का आपको यहाँ पर डिविडेंड देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो कंपनी जो है वो लगभग जो है 20,363 करोड़ का प्रॉफिट किया है ये कंपनी, ठीक है। बात करें नेक्स्ट कंपनी की आईसीआईसी की, तो 14 करोड़ का, यहाँ पर आपको कोटक महिंद्रा में आपको 4,000 समथिंग करोड़ का। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी आपको इसके अंदर ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी अच्छी कमाई कर रही है कंपनी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं आपको समय लूंगा। तो थोड़ा-सा यहाँ पर हम लोग जो है स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वार्टर रिजल्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो साल के अंदर 4 बार आती है, ठीक है। हर एक 3 महीने के अंदर जो है कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट लेकर आती है, जैसा कि अभी जो है क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया। आने वाले समय में आपको जो है कंपनी के अंदर क्वार्टर 3 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद क्वार्टर 4 का भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो है क्वार्टर 2 का रिजल्ट अभी आ चुका है, और कंपनी जो है हर एक क्वार्टर के अंदर अपना रिपोर्ट शो करती है, ठीक है, जिससे हम लोग को आइडिया मिल पाता है कि कंपनी जो है किस तरह का परफॉर्मेंस दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट आपको बहुत सारा देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग जो है किससे कंपेयर करेंगे उसको आप समझ लीजिए, ठीक है। देख सकते हो क्वार्टर 2 के अंदर सितंबर 2025 के अंदर जो रिजल्ट आया है वो यहाँ पर ये है, ये हमारा करेंट डाटा है, ठीक है। और हमें किस डाटा से कंपेयर करना है उसको समझ लीजिए। देख सकते हो हमारा जो कंपेरिजन है वो सितंबर 2025 का है, ठीक है। और कंपेरिजन हम लोग जो है करेंगे 24 के अंदर, ठीक है, सितंबर 2024 के अंदर, क्योंकि वो करेंट डाटा का जो कंपेरिजन है वो प्रीवियस डाटा के अंदर करेंगे, जैसे कि हम लोग को समझ में आएगा, जिससे कि हम लोग अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग इससे ज़्यादा दूर जाते हैं तो यहाँ पर जो है थोड़ा यहाँ पर जो है वो बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ का जो सिचुएशन है कुछ और था कोरोना पैंडेमिक के अंदर, ठीक है। सो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर इस डाटा को कंसिडर करके चलेंगे, जिससे कि हम लोग को आसानी से यहाँ पर जो है वो समझ में आ पाए। तो समझते हैं, यहाँ पर देख सकते हो रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू जो कंपनी जनरेट किया है 2024 में 83,200 का, सितंबर के अंदर जो 2025 के अंदर 86,994 का, ठीक है। इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट जो कंपनी पे करी है वो है 24 के अंदर 45,414 का, यहाँ पर 46,741 का, ठीक है। एक्सपेंसेस की बात करें अदर खर्चे की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 52,074 का यहाँ पर अदर खर्चा है। यहाँ पर आप देख सकते हो सितंबर में 45,161 का, ठीक है। तो ओवरऑल बात करते हैं यहाँ पर फाइनेंसिंग प्रॉफिट की, तो टोटल प्रॉफिट कितना किया है, तो देख सकते हो 24 के अंदर जो है कंपनी 14,487 करोड़ का जो है प्रॉफिट वो नेगेटिव में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसी के साथ 25 के अंदर भी आपको जो है वो नेगेटिव में देखने को मिलेगा। प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 4,908 करोड़ का जो है यहाँ पर नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल मार्जिन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 24 के अंदर -17%, यहाँ पर आपको थोड़ा कमता हुआ दिखाई दे रहा है -6%, ठीक है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं अदर इनकम की। तो कंपनी का अदर बिजनेस भी होते हैं, ठीक है, जिससे वो कंपनी कमाती है, ठीक है। बैंकिंग ही एक मात्र बिजनेस नहीं होता है जिसके वजह से जो है कंपनी अर्निंग करती है। बहुत बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिससे जो है कंपनी अर्निंग करती है। तो देख सकते हो अदर इनकम के अंदर जो है वो 38,455 का जो है 2025 के अंदर जनरेट किया है। 2025 के अंदर देख सकते हो 31,567 का जो है अदर इनकम जनरेट किया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। देख सकते हो थोड़ा सा कम आपको यहाँ पर अदर इनकम भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, यानी टैक्स अभी पे नहीं किया है कंपनी, वो कितना किया है यहाँ पर देख सकते हो
टोटल जो है वो 23,968 का यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट जनरेट किया है बिफोर टैक्स, ठीक है। उसी के साथ बात करते हैं 2025 के अंदर, तो यहाँ पर 26,659 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट किया है बिफोर टैक्स। बात करते हैं टैक्स की, तो टैक्स जो पे किया जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो 22% का यहाँ पर टैक्स पे किया गया 2024 में। 25 के अंदर जहाँ पर जो है 24% का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो ज़्यादा टैक्स देने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, जो कि शुद्ध प्रॉफिट माना जाता है। इसमें कोई भी तरह के टैक्स वैक्स सब चीज़ काट-कूट के जितना भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, तो वो होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना करती है देख सकते हो 2024 के अंदर 18,627 का नेट प्रॉफिट करती है 2024 में। उसी के साथ बात करते हैं 2025 के अंदर, तो यहाँ पर 20,000 देखने को मिल रहा है, 20,364 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट इस कंपनी का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको क्या समझ में आता है? यहाँ पर समझ में ये आता है कि कंपनी धीरे-धीरे जो है अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा रही है, ठीक है। जैसे कि 2024 के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 18,000 था, लेकिन उसी के साथ 2025 के अंदर जो है वो 20,000 कर दिया है, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पर देख सकते हो क्वार्टर 1 के अंदर भी आपको यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 17,000 था, उसके बाद 20,000 हो गया, ठीक है। उससे पहले बात करें तो यहाँ पर 19,000 का यहाँ पर जो है वो नेट प्रॉफिट जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ओवरऑल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट के अंदर आपको जो है वो प्रॉफिट देखने को मिल रही है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है। उसी के साथ बात करते हैं ईपीएस की, तो ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। पर क्वार्टर के अंदर जो है एक शेयर के अंदर कितना अर्निंग कर रही है कंपनी, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 24 के अंदर जो है वो 11.54 का जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पर देख सकते हो सितंबर 2025 के अंदर 12.76 का आपको यहाँ पर अर्निंग पर शेयर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो पर एक साल दिखाई देता है, ठीक है। पर एक साल हम लोग जो है प्रत्येक साल हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं पीएनएल। तो यहाँ पर देख सकते हो 2014, 2015, 2016, तो इसी तरह से जो है हर एक साल का जो है वो ओवरऑल हम लोग को जो है डिटेल्स मिल जाता है, जिससे हम लोग पता चल पाता है कि हमारा जो कंपनी है वो प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, ठीक है। तो इसको भी आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है। 2024 का यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करेंगे और 2025 को एनालिसिस करेंगे, जिससे हम लोग ओवरऑल आइडिया मिल पाए, ठीक है। देख सकते हो रेवेन्यू की, तो यहाँ पे देख सकते हो 2,83,649 का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया गया था। उसी के साथ 25,000 के 25 में देख सकते हो 3,36,367 का यहाँ पर जो है रेवेन्यू जनरेट किया गया था। आप देख सकते हो इंटरेस्ट की, तो इस कंपनी को इंटरेस्ट कितना पे किया गया था इस सेल्स को जनरेट करने के लिए, आप देख सकते हो 1,54,139 का सेल जनरेट किया इंटरेस्ट जनरेट किया गया था, ठीक है। उसी के साथ इंटरेस्ट जो कंपनी को देना पड़ा है वो 25 के अंदर वो 1,83,894 का देना पड़ा है, ठीक है। एक्सपेंसेस की बात करें यानी अदर खर्चे की बात करें 2024 के अंदर आप देख सकते हो 1,74,196 है। उसी के साथ 25 के अंदर 1,86,974 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको जो है वो एक्सपेंसेस के अंदर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी थोड़ा-सा ज़्यादा इस बार जो है वो खर्चा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 के अंदर 24 के अंदर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 44,685 का माइनस में आपको जो है वो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 1 साल का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 25 के अंदर भी, तो आपको यहाँ पर जो है माइनस 34,501 का यहाँ पर आपको जो है वो प्रॉफिट देखने को मिला है, वो भी माइनस में, ठीक है। तो ये चीज़ का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंसिंग मार्जिन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो -16% माइनस यहाँ पर जो है आपको -10% का देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अदर इनकम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 24 के अंदर जो अदर इनकम है, वो कंपनी का कितना है 1 साल के अंदर 1,24,346, उसी के साथ 25 के अंदर 1,34,548, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है वो अदर इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है इस साल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो और चीज़ जो खर्चा होता है, जैसे कुछ टूट गया या फिर कुछ अदर जगह से खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो वो खर्चा कितना कंपनी जो है वो यहाँ पर बेयर करी है, यहाँ पर देख सकते हो 2024 के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर 3,052 का यहाँ पर अदर खर्चा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 25 के अंदर जो है तो 3,805 करोड़ का जो है यहाँ पर अदर खर्चा देखने को मिल रहा है। बिफोर टैक्स की बात करें तो टैक्स अभी पे नहीं किया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 76,559 का यहाँ पर 69 का देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप 25 की बात कर ले तो यहाँ पर 96,242 का देखने को मिल रहा है। टैक्स की बात करें तो टैक्स यहाँ पर 15% देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है पे आउट किया गया था वो 24% का टैक्स पे किया गया था। जब टैक्स वैक्स सारा पे करने के बाद जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना होता है 1 साल के अंदर, तो देख सकते हो 65,446 का नेट प्रॉफिट है 2024 के अंदर। और 2025 का बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 73,440 का जो है वो नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 1 साल की ईपीएफ की बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पर 1 साल के अंदर देख सकते हो
42.16 का यहाँ पर आपको जो है वो ईपीएस देखने को मिल रहा है पर 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर 1 शेयर के अंदर, ठीक है। 25 की बात करें तो यहाँ पर 46 का देखने को मिला है, यहाँ पर भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। और हाँ, मोटा-मोटी बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी आपको जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। धीरे-धीरे करके डे बाय डे कंपनी जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर डिविडेंड पे आउट की, तो कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है उसको समझ लीजिए। डिविडेंड जो है पहले 19% भी दिया करता था, 19%, फिर 18% भी हुआ है, ठीक है। कभी 5% भी हुआ है, धीरे-धीरे करके 23% हुआ है। तो 2024 के अंदर जो पर 1 साल के अंदर जो है कितना डिविडेंड दिया गया है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो 23% का डिविडेंड दिया गया है। यहाँ पर 25 के अंदर 24% का डिविडेंड दिया गया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर डिविडेंड के अंदर भी बढ़ोतरी आपको मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की। तो कंपनी जो है कितना सेल्स कर रही है आप देख सकते हो। लास्ट 10 ईयर का आप देख सकते हो 21%, यहाँ पर 5 ईयर्स का देख सकते हो 22%, 3 ईयर का देख सकते हो 38.5%। तो इस तरह का आपको यहाँ पर जो है सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख पा रहे होंगे। 10 ईयर का आपको 21%, यहाँ पर 5 ईयर का 21%, 3 ईयर का यहाँ पर 23%, ठीक है। तो उसी के साथ रिटर्न एंड इक्विटी भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो 10 ईयर का आपको से 16% का आपको यहाँ पर रिटर्न इक्विटी देखने को मिल रहा है। 5 साल की बात करें 16%, इस तरह का 16% आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर की बात करें तो 14% का देखने को मिल रहा है। तो इस ये भी डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जानना ही चाहिए आपको, ठीक है, इन्वेस्ट करने से पहले, तो यहाँ पर ये आता है और वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। वो आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रमोटर की बात करें, प्रमोटर किसको कहते हैं? प्रमोटर जो है कंपनी का जो मालिक होता है उसको हम लोग जो है प्रमोटर कहते हैं, ठीक है। तो प्रमोटर की होल्डिंग कितना परसेंट है वो आप देख सकते हो। देख सकते हो 22 के अंदर 25% है। धीरे-धीरे जो है वो 23 के अंदर जो है वो ज़ीरो भी हो चुका है। 23 के अंदर और ज़ीरो हो चुका है, ठीक है। 24 के अंदर भी ज़ीरो रहा है, लेकिन अभी तक जो है प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो ज़ीरो रही है, ठीक है। तो धीरे-धीरे कम करके जो है प्रमोटर जो है अपनी होल्डिंग को यहाँ से घटा दिया है। और एक अच्छी साइन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। बात करें एफआईआई की, तो एफआईआई की भी यहाँ पर स्टॉक की होल्डिंग आप देख सकते हो 22 के अंदर जो है वो 23% हुआ करता था, लेकिन अभी जो है वो 48% हो चुका है। यानी यहाँ पर भी एफआईआई जो है यहाँ पर अपना स्टेक को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं डीआईए की, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की, तो यहाँ पर 22 के अंदर देख सकते हो आप जो है 28% का जो है यहाँ पर होल्डिंग देखने को मिलता था डीआईए के अंदर, लेकिन अभी जो है वो 36% बढ़ाकर कर दिया है। यानी यहाँ पर भी आपको जो है वो एक अच्छा प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का स्टेक भी यहाँ पर कुछ खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक की, तो पब्लिक जो है यहाँ पर आप देख सकते हो 2022 के अंदर 13% समथिंग हुआ करता था, लेकिन अभी जो है वो 15.33% का जो है वो उसको बढ़ाकर कर दिया है। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर पब्लिक जो है यहाँ पर अपना स्टॉक को बढ़ा रही है, और एफआईआई डीआई तो ऑलरेडी बढ़ा ही रही है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो जो तो अभी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं अभी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, ये जो स्टॉक का प्राइस है 987 रुपये, ठीक है। ये स्टॉक का जो प्राइस है वो सस्ता है या फिर महंगा है, अभी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उसको समझिए आप। देखिए, इसके लिए आपको इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करना पड़ेगा, ठीक है। गूगल पे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू लिखना है, ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू लिखा है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एचडीएफसी, ठीक है। इस तरह का आपको लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप शो आपको कर रहा होगा कि आर एस यहाँ पर 824 का यहाँ पर इंट्रिंसिक शो कर रहा है, लेकिन अभी जो करंट प्राइस है वो 998 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कहें तो यहाँ पर अभी जो है ओवर वैल्यूएशन के अंदर है आपका स्टॉक, ठीक है। यानी कि थोड़ा-सा आपको जो है महँगा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहा इंट्रिंसिक वैल्यू, और ये सब कुछ डाटा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एचडीएफसी को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। सो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि यस मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बगल में घंटी का आइकन उसको भी दबा दो, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।